नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेव सिंह चौधरी माई पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी के बैच को टारगेट करते हुए लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ रहे थे और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आपने भी अपना जो लक्ष्य तैयार कर रखा है उसके प्रति आप भी लगातार कंटिन्यू तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी को सफलता मिले, आप सभी सक्सेस हों, अपने जो भी कोई ठान रखा है आपको जल्दी से जल्दी आपकी मंजिल मिले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए आरआरबी के लिए ज्योग्राफी के पार्ट को कंप्लीट करवा रहा था और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने आपके लिए अब से पहले 5 से 6 लेक्चर तैयार कर दिए थे और हो सकता है कि आपने यदि वो बढ़िया उचित तरीके से लिए हों तो आपको उनमें कोई दिक्कत समझने में नहीं आई होगी। जो भी पार्ट आपने कंप्लीट किए हैं वो सभी आपको उचित विधिवत रूप से कंप्लीट हो गए होंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा प्रिय विद्यार्थियों हमारी वायुमंडल के बारे में होगी। जी हाँ, आज हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो आप कहोगे कि सर आज जो हम चर्चा करेंगे वो वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, वायुमंडल से संबंधित चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां वायुमंडल के बारे में दे चुका हूं और आशा करता हूं कि यदि आपने पुराने वीडियो सभी तरीके से देखे होंगे तो वहां पर आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगी। देखिए, एक बार पुनः उनका हम रिवीजन करवा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक मंडल पढ़ते हैं और मान के चलो ये जो मंडल है इस वायुमंडल का हमने नाम रख दिया है आपका स्थल मंडल। जी हाँ, यह कौन सा मंडल हो गया? यह स्थल मंडल हो गया। एक दूसरा मंडल हम इधर तैयार कर देते हैं। ये जो हमने तैयार किया है इसका हमने नाम रख दिया जल मंडल। जी हाँ दोस्तों, यह कौन सा मंडल हो गया? यह आपका जल मंडल हो गया। और अपन तीसरा मंडल एक और लेते हैं और ये जो हमने तैयार किया है यह आपका कौन सा मंडल हो गया? आप कहोगे कि सर यह वायुमंडल हो गया। तो याद करो कि हमने आपके लिए 3 मंडल महत्वपूर्ण बताए हैं और सबसे ज्यादा ये 3 चीजें ही जहां पर जीवन चाहिए वहां पर इन 3 का होना अति आवश्यक है। एक तो जलमंडल है, एक प्रिय विद्यार्थियों वायुमंडल है और एक प्रिय विद्यार्थियों स्थल मंडल है। और जहां पर इन तीनों का समावेश होता है, जहां पर आपका जलमंडल भी मिलता है, जहां पर आपका स्थल मंडल भी मिलता है और जहां पर आपका वायुमंडल भी मिलता है, उन तीनों का समावेश जहां पर होता है ना, वहां पर ये जो कंडीशन है यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति, और याद रखना इसी को कहते हैं जैव मंडल। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को क्या कहते हैं? इसी को जैव मंडल कहते हैं। तो ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन तीनों बातों को आप कंप्लीटली दिमाग के अंदर फिक्स कर लेना कि जहाँ पर हमें जीवन चाहिए वहाँ पर कितनी चीज़ों का होना आवश्यक है। आप कहोगे कि सर 3 मंडलों का होना अति आवश्यक है। एक कौन सा मंडल? आप कहोगे सर नंबर 1 पर स्थल मंडल। दूसरा कौन सा मंडल? आप कहोगे कि सर जल मंडल। और तीसरा कौन सा मंडल प्रिय विद्यार्थियों? तो आप कहोगे वायुमंडल। और जहां पर ये तीनों का समावेश हो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों जैव मंडल। अच्छा, इनसे पहले सर फिर हमें स्थल मंडल अलग पढ़ना होगा, जल मंडल अलग पढ़ना होगा, वायुमंडल अलग पढ़ना होगा, जैव मंडल अलग पढ़ना होगा। बिल्कुल, हमें हर चीज के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी जगह से प्रश्न उठ करके आते हैं, हर जगह से क्वेश्चन आने की कंडीशन की पैदा होती है। मैं आपके लिए स्थल मंडल के बारे में भी बताऊंगा और स्थल मंडल के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उस टॉपिक का हम नाम रखेंगे महाद्वीप। क्या नाम रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसका हम नाम रखेंगे महाद्वीप। हम जो है जलमंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का जो हम नाम रखेंगे वो रखेंगे महासागर। कि बिल्कुल सर, महासागरों में जल की स्थिति होती है और जहां पर जल की स्थिति होती है वहां पर गुरुजी उसे महासागरों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जहां पर स्थल की अधिकता होती है, स्थलीय भाग महत्वपूर्ण होता है, उसे हम स्थल मंडल को महाद्वीपों के रूप में पढ़ते हैं। और जहां पर विभिन्न प्रकार की गैसों की चर्चा की जाएगी,
जहां पर आपके सामने वायु की चर्चा की जाएगी उस मंडल को हम कहेंगे वायुमंडल। और जब हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की जैव विविधता, जीव जंतु, पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन करवाएंगे, विभिन्न प्रकार की जाति जनजातियों का अध्ययन करेंगे, कौन सी जाति कौन सी जानवर पालती है, कहाँ पर कौन से जानवर अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम करेंगे वो जैव विविधता के अंतर्गत यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, वो रहने वाला है वायुमंडल। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डाल दीजिए जल्दी से हेडिंग अगली कि आज हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कि आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वायुमंडल को समझना चाहते हैं कि वायुमंडल जो है ना यह किस प्रकार से निर्मित होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसों का जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे कम पाई जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी होगी, कौन से मंडल का क्या नाम रहेगा, कौन से मंडल की क्या विशेषता रहेगी, कि सर अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे इसको हम कि वायुयान कौन सी मंडल के अंदर उड़ेंगे, मौसमों से संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होंगी, अगली कंडीशन ग्रह उपग्रह कौन से मंडल में छोड़े जाएंगे, सबसे ज़्यादा तापमान किस मंडल का होगा, सबसे कम तापमान किस मंडल का होगा। इस चीज़ की चर्चा हम ज्योग्राफी के वायुमंडल के पार्ट के अंतर्गत आपको करवाने जा रहे हैं। देखिए वायुमंडल, मैंने आपके सामने अभी एक शब्द बोला था कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। बिल्कुल गुरुजी, हम ये कोई एक कंफर्म गैस का नाम नहीं लेंगे कि सर उस गैस के अकेली के नाम को हम वायुमंडल बोल देंगे, नहीं। अकेली यदि कोई एक वचन के अंतर्गत, जैसे ऑक्सीजन, याद रखना यह अपने आप में एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यह अपने आप में एक गैस है, आर्गन यह अपने आप में एक गैस है, लेकिन जब हम इन सबको मिला करके तैयार कर देंगे, सबको एक कर देंगे, उसे हम बोलेंगे वायुमंडल। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, इससे तैयार जो संरचना होती है उस संरचना का हम क्या नाम रख देंगे, उसका हम नाम रखेंगे सर वायुमंडल। कि विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से जो पार्ट तैयार होता है, जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे हम कहेंगे वायुमंडल। अब सर विभिन्न प्रकार की गैस तो हैं, लेकिन इन विभिन्न प्रकार की गैसों में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। या फिर कभी कभी ये चर्चा कर लेता है कि बताइए सर्वाधिक जो गैस है, या फिर सबसे ज़्यादा वजनदार जो भारी गैस है, या सबसे कम वजन वाली गैस है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो याद रखना कि सर्वाधिक जो गैस हम मानते हैं वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है प्रिय विद्यार्थियों वायुमंडल में सर्वाधिक? याद रखना वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है वह गैस नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है ये होती है 78.08%। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, कि टोटल गैस यदि हम 100% लेकर के चलते हैं वायुमंडल के अंतर्गत, तो उन 100% गैसों में से 78.08% अकेली कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप कहोगे कि सर अकेली जो गैस है ना ऐसी सबसे ज़्यादा, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद में अगली जो हम प्रमुख गैस की चर्चा करते हैं, जिसे हम प्राणवायु गैस के नाम से भी जानते हैं, उसका हम नाम लिखते हैं ऑक्सीजन। क्या नाम लिखते हैं? ऑक्सीजन लिखते हैं। और ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है प्रिय विद्यार्थियों वो होती है 20.93%। जी हाँ, वायुमंडल में आपसे चर्चा कर ले कि बताओ ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वो होती है 20.93%। कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है।
और नाइट्रोजन का मान कितना है 78.08% इस नाइट्रोजन गैस का मान है। इसके बाद में जो अपन अगली गैस लेते हैं, अगली गैस लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों ऑर्गन को। और याद रखना कि ऑर्गन की जो मात्रा होती है वो होती है 0.93%। कितनी होती है 0.93% जो हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है, वो याद रखना आपकी आर्गन गैस होती है। सर इसके बाद में आपने ऑक्सीजन की चर्चा कर ली, लेकिन ऑक्सीजन जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं। सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो आप कहोगे कि सर इस चीज को तो हम कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर हमको तभी से पढ़ा रहे हैं कि अंदर ऑक्सीजन गैस ली जाती है मानव के द्वारा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, और वायुमंडल के अंतर्गत ये सभी गैसें विद्यमान होती हैं, तभी तो हम श्वसन क्रिया में इन गैसों का उपयोग करते हैं। ये गैसें आसानी से हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, शरीर से बाहर निकलती हैं। अच्छा सर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना जब हम चर्चा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसका हमें मान याद रखना है 0.03%। कितना होगा सर 0.03% इसका मान होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि हमारे वायुमंडल क्या है। आप कहोगे कि सर वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हम कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है ना वो नाइट्रोजन गैस है, 78.08% है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन है। कितनी पाई जाती है 20.93% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके बाद में सर अगली कौन सी लिखी आपने, ऑर्गन गैस लिखी है, ये कितनी है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03% है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको याद कैसे रखना है, आसानी से इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें तो हमें याद करना ही होगा कि नाइट्रोजन तो 78.08% है, ये तो सबसे ज्यादा है। इसके बाद में आप ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ऑक्सीजन जो है इसका मान देखो 20.93% है। और यहां पर देखो अगली हमने लिखी है आपके सामने ऑर्गन गैस, इसका देखो इससे आगे से 20 जो है इसकी जगह पर लिख देना है 0, और पीछे का जो 93% है यह यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन गैस जो है प्रकृति में यानी कि हमारे वायुमंडल में वो 0.93% है। इसके बाद में हम अगली गैस पर पहुंचते हैं। अगली गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ऐसे हमने 20 का 0 किया था, ऐसे ही इस 0 का भी 0 रहेगा, और ये जो 9 है ना इस 9 का भी 0 हो जाएगा, और लास्ट का 3 यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 0.03%। एक बार पुनः देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि आपको इनको आसानी से याद कर सकते हो तो याद तो आपको करनी ही है, क्योंकि पेपरों की तैयारी के लिए तो हमें हर परिस्थिति में, चाहे वो हमें याद होने के लायक है या फिर नहीं है, क्योंकि पेपरों को यदि हमने टारगेट बना रखा है, हमारा टारगेट जल्द से जल्द गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने का है, तो याद रखना हर स्थिति में तो हमको तो याद करनी ही है सर। लेकिन उनको आसान बनाने के लिए आपके सामने हम हैं, तो देखो उन्हें हम अपनी भाषा शैली में कैसे आसान बना करके आपके सामने लेकर के आते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी, आप कहोगे नाइट्रोजन 78.08% होगी। उसके बाद में कौन सी होगी, आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन। आगे से इसके लिए मैंने आपको बताया कि 20.93%, आपने कहा कि सर ठीक है। अब आगे की आपको स्वतः अपने आप ही याद हो जाएंगी, कैसे कि सर ऑर्गन आगे का मान जो है ये हमने 0 कर दिया है, इसके बाद में सर 93 जो है ये हमने ले लिया है कि 93%। इसके बाद में आगे आप कहोगे कि सर अगली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हम आगे से 0 करते चल रहे हैं, जो अंतिम जो संख्या है यानी कि अंक है 3 हमने वो ले लिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मान होगा वो होगा सर 0.03%। ठीक सर, आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे हम आपके लिए चर्चा करते हैं कि जो आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल को भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है।
हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को प्रिय विद्यार्थियों कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब सर दिमाग में बात आती है कि वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 5 भाग क्यों किए गए हैं हमारे वायुमंडल के? इसका मतलब ये हुआ कि 5 भाग तभी बनाए गए हैं कि हर भाग के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। भाई उनमें कोई ना कोई तो अंतर होता होगा। अगर वो सभी एक ही लक्षणों को दर्शाएं, एक ही गुणों पर आधारित हैं, तो फिर 5 भाग करने की आवश्यकता ही कहां है? यदि भूगोलवेत्ताओं ने इस वायुमंडल को अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया है, तो वो उनमें पाए जाने वाले उनके गुणधर्म, उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित किया है। अब 5 प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आई तो उन्होंने 5 भागों में विभाजित कर दिया। यदि 4 प्रकार की स्थिति पैदा होती तो 4 भागों में विभाजित कर देते। यदि 6 प्रकार की स्थिति पैदा होती तो वायुमंडल को 6 भागों में विभाजित कर देते। लेकिन नहीं, याद रखना कि हमारा जो वायुमंडल है उस हमारे वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम कहेंगे कि सर हमारे वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 परतें हमारे वायुमंडल की हैं। आते हैं देखिए ज्योग्राफी में 5 परतें जो हैं वायुमंडल की, वो 5 परतें कहां कहां तक हैं, कौन कौन सी हैं, क्या किसी के लक्षण हैं और क्या उनके अंतर्गत क्वालिटी पाई जाती है, कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है, देखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कल के टॉपिक से थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि जब मैंने आपके लिए कल पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में समझाया था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस कल के वीडियो को आप देख लेना। वह जो वीडियो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके लिए ये बताया था कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, हम पृथ्वी में अंदर की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी में अंदर की तरफ जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है। पृथ्वी में अंदर की तरफ जाने पर आपका घनत्व भी बढ़ता है और पृथ्वी में अंदर की तरफ जाने पर जो आपका दाब होता है, प्रेशर होता है, वो भी बढ़ता है। इसी के संबंध में मैं अब आपसे चर्चा करने वाला हूं कि मान के चलो ये जो है आपका पृथ्वी का, ये आपका केंद्र बिंदु है और अंदर जो हमने पृथ्वी की संरचना बनाई थी, उस अंदर की संरचना को हमने कितने भागों में बांटा था? तो आप कहोगे कि सर 3 भागों में बांटा था। सबसे ऊपर की जो संरचना थी, जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 300 किलोमीटर तक है। दूसरी जो थी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यह जो है ना, यह आपके 2900 किलोमीटर तक है और तीसरी जो अंतिम बताई थी वो मैंने 6371 किलोमीटर तक आपको बताई थी। पहली जो संरचना थी इसका मैंने आपको नाम बताया था शियाल, या फिर इसी को हम बोल रहे थे भूपरपटी। और अगली जो संरचना मैंने आपको बताई थी इसका मैंने आपको नाम बताया था मेटल, यानी कि इसी को हम बोल रहे थे सीमा। और तीसरी जो संरचना थी इसका मैंने आपको नाम बताया था क्रोड, यानी कि इसी को हम बोल रहे थे निफे। ठीक सर। इसके बारे में अब अगली चर्चा मैंने आपसे ये की थी कि यदि हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर जो तापमान होता है यह तापमान बढ़ता है। आपने कहा कि बिल्कुल सर, पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। अगली कंडीशन मैंने आपको, ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो दाब होता है ना वह भी बढ़ता है। आपने कहा कि बिल्कुल सर, पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, दाब जो है वो बढ़ता है। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर जो आपका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वह भी बढ़ता है। आपने कहा कि बिल्कुल सर, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान भी बढ़ता है। इसके बाद में ये तो मैंने आपके सामने चर्चा की थी पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने के बारे में,
लेकिन अब जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के ऊपर की तरफ, यानी कि पृथ्वी के बाहर की तरफ। और याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि जब हम पृथ्वी के बाहर की तरफ की चर्चा कर रहे हैं, और वो हम चर्चा कर रहे हैं वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में, और वायुमंडल के बारे में मैंने आपको बताया था, या फिर अब बता देता हूं कि ऊपर की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता नहीं है। याद रखना, ऊपर की तरफ जाने पर अधिकांश जो तापमान होता है ना, वह तापमान घटता है, वह तापमान जो है वह तापमान कम होता है। अंदर की तरफ जाने पर तो कन्फर्म है कि तापमान बढ़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर तापमान बढ़ेगा नहीं। याद रखना, ऊपर की तरफ जाने पर तापमान जो है ना, इस तापमान में कमी आती है। और कमी की यदि हम बात करें तो याद रखना कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। याद रखना, और पृथ्वी के अंदर लगभग 32 का मान चलता है कि 32 किलोमीटर के आसपास नीचे जाने पर तापमान जो है वह बढ़ता है। और पृथ्वी के ऊपर की तरफ कि 135 किलोमीटर जाने पर जो आपका तापमान है, सॉरी 165 मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी, 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान कम हो जाता है? तो आप कहोगे कि सर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी आंकड़े को यदि मैं किलोमीटर में लिखूं तो याद रखना कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है? आप कहोगे कि सर कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों को याद रखना कि एक कंडीशन में तो मैंने आपको क्या बताई है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। अभी मैं आपसे यह भी चर्चा करूंगा कि तापमान में कमी क्यों आती है। इसका मतलब सर ये हुआ कि पृथ्वी का जो सबसे नीचे की परत है, सबसे निचला जो भाग है जिस पर हम रहते हैं, वहां का तापमान सबसे ज्यादा है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर भूपर्पटी है, वहां पर याद रखना कि तापमान जो है, टेम्परेचर जो है ना, वो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ हम जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और याद रखना कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर याद रखना लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये दोनों बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल 100% नोट कर लेना, दिमाग में याद कर लेना कि नीचे जाने पर तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाने पर तापमान घटेगा। और ऊपर कितना जाने पर घटेगा? तो याद रखना कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ना, वो कैसा होगा? कम होगा। क्लियर हुई प्रिय विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि यहां तक सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। इससे पहले की देख लीजिए एक बार मैंने क्या क्या बातें बताई हैं। सबसे पहले हमने ये चर्चा की थी आपके सामने कि ये स्थल मंडल है, ये जलमंडल है, ये वायुमंडल है। स्थल मंडल को अभी हम आपके सामने पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर चर्चा करेंगे महाद्वीपों की। जल मंडल को भी आपके लिए पढ़ाया जाएगा, जहां पर हम चर्चा करेंगे महासागरों की। वर्तमान में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, याद रखना वो कौन सा मंडल? वो वायुमंडल है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, और जहां पर ये तीनों मंडलों का प्रभाव पाया जाता है, वहां पर जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो पाई जाती है। उस मंडल को जैव मंडल कहते हैं। इससे आगे फिर मैंने और क्या चर्चा की थी आपके लिए, ये देखो कि हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है। आप कहोगे कि सर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है,
और इन विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है प्रिय विद्यार्थियों वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.8% पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन 20.93%, उसके बाद में ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इसके बाद में आगे हम चर्चा कर रहे थे और आगे मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर दाब भी बढ़ेगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ेगा। और याद रखना कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तो इन सारी चीजों में वृद्धि होती है और पृथ्वी के ऊपर जाने पर, खासकर मैं आपसे बात कर रहा हूं तापमान की, तो याद रखना कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान घटता है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि अभी से आपको नोट नहीं करना है, मैं आपको नोट अंतिम समय में करवा दूंगा, यानी कि जब अपन का वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म होने वाला होगा। अभी से आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ समझने पर होना चाहिए, लिखने की टेंशन मत करो। लिखना जितना महत्वपूर्ण नहीं उतना समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को मैं जब हमारा लास्ट बचेगा वीडियो का उस समय में आपको सारी बातें नोट करवा के जाऊंगा, टेंशन लेने की चिंता नहीं है। लेकिन अभी तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ समझने पे होना चाहिए। ठीक सर, क्या बताया है कि नीचे जाने पर वृद्धि होगी, ऊपर जाने पर कमी होगी। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो क्या होगा भैया जी? आप कहोगे कि सर कम हो जाएगा। आगे देखिए, चर्चा करते हैं वायुमंडल की संरचना की कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है। तो अब क्या लिखता हूं मैं? अब हम लिखते हैं कि वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल को कौन कौन सी परतों में बांटा गया है, किस प्रकार से हमारे वायुमंडल को विभाजित किया गया है। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, कोई भी लिखेगा नहीं जब तक हम आपसे नहीं कहें, तब तक आपको कोई भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए हर बात को नोट करवाऊंगा, कोई भी बात आपसे नहीं छूटेगी। समझने के टाइम पर केवल समझना ही होना चाहिए। देखो, वायुमंडल की हम चर्चा करें कि सर हमारा जो वायुमंडल है आपने बताया था कि इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल, हमारे वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? तो हम लिखेंगे कि इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। और 5 परत जो आती हैं वो 5 परत कौन कौन सी आती हैं? तो देखिए, सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं और सबसे नीचे की परत जो होगी, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इस परत का नाम होता है आपके, चलो इसके ऊपर की तरफ यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं कि सबसे नीचे की जो परत होगी ना, इस परत का नाम होगा प्रिय विद्यार्थियों क्षोभ मंडल। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा क्षोभ मंडल। ये आपकी सबसे नीचे की परत है, नंबर 1 परत है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि जो दूसरे नंबर की परत आएगी प्रिय विद्यार्थियों, इस दूसरे परत की जो है इसका नाम होगा समताप मंडल। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा समताप मंडल। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि सर तीसरे नंबर की जो परत आएगी, चलो इसको एक बार पुनः नीचे से बना लेते हैं ताकि पूरा जो डायग्राम है हमारे बोर्ड पर आसानी से समझ में आ जाएगा आपके लिए। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि सर सबसे नीचे का जो परत है, जो मंडल है, यहाँ से इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 1 जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं कि यह नंबर 1 परत है और इस परत का जो मैंने अभी आपको नाम बताया था वो बताया था क्षोभ मंडल। क्या नाम बताया था प्रिय विद्यार्थियों? क्षोभ मंडल। ठीक सर। इसके बाद में हम आपसे चर्चा करते हैं कि मान के चलो ये आपकी दूसरी परत है और दूसरी परत जो है इसका नाम होता है समताप मंडल। क्या नाम होता है प्रिय विद्यार्थियों? आप कहोगे कि सर इसका नाम होता है समताप मंडल। इसके बाद में हम लेते हैं कि जो तीसरी परत है उस तीसरी परत का क्या नाम होगा सर? तो मान के चलो ये आपकी तीसरी परत हो गई और तीसरी परत का जो नाम होगा ना, इसका नाम होगा मध्य मंडल। क्या नाम होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका नाम होगा मध्य मंडल।
अभी मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की, लेकिन पहले तो आप बेसिक समझिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा काम आते हैं, ट्रिक जो होती हैं वो सीमित जगहों पर काम आती हैं। तो यदि हमारी समझ में बेसिक आ गया तो हमें ट्रिकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और यदि कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी भी तो हम आपके साथ तैयार हैं। तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए। अपना बेसिक कैसे क्लियर करना है कि नंबर 1 परत कौन सी होगी, आप कहोगे कि सर क्षोभ मंडल होगी। नंबर दूसरी परत कौन सी होगी, आप कहोगे कि सर समताप मंडल होगा। अगला कौन सी होगी तीसरी, आप कहोगे कि सर तीसरी जो होगी ना वो आपकी मध्य मंडल होगी। अच्छा, चौथे नंबर की हम परत पर आते हैं कि सर चौथे नंबर की जो परत होगी वो परत हमारी कौन सी होगी। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, चौथे नंबर पर जो हम लेते हैं वो लेते हैं आयन मंडल। कौन सा मंडल लेते हैं, आयन मंडल लेते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो हम पांचवा मंडल पढ़ते हैं, यानी कि और पांचवा मंडल जो हम लेते हैं उसका नाम होगा प्रिय विद्यार्थियों बहिर मंडल। कौन सा मंडल होगा, बहिर मंडल इसका नाम होता है। इसी मंडल को बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, ये मैंने आपके लिए 5 मंडल बताए हैं। ये आपका धरातल है नीचे, इस धरातल का सबसे जो ऊपर के जहां पर हम निवास करते हैं, हमसे ऊपर जो है उस मंडल का नाम है प्रिय विद्यार्थियों क्षोभ मंडल। उस मंडल का क्या नाम है, आप कहोगे कि सर उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर जो हमने आपको बताया है ये होता है प्रिय विद्यार्थियों समताप मंडल। समताप मंडल से जो जस्ट ऊपर होता है इसका नाम है मध्य मंडल। अब आप देखो, इसका नाम मध्य मंडल है, इसके 2 तो ऊपर है और 2 नीचे हैं, यानी कि प्रॉपर मध्य में स्थित है, प्रॉपर बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल से 2 मंडल ऊपर और मध्य मंडल से 2 मंडल नीचे। तो मध्य मंडल से 2 मंडल जो नीचे हैं उनका नाम आता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब बीच वाला मंडल आ जाएगा तो बीच वाले को क्या बोल सकते हैं, मध्य मंडल। और मध्य से जस्ट ऊपर होगा आयन मंडल। और आयन मंडल से हम ऊपर की चर्चा करते हैं लास्ट एंड फाइनल सबसे बाहर में, उसका नाम होगा प्रिय विद्यार्थियों बाह्य मंडल। तो मैंने आपके सामने क्या जिक्र किया है, एक बार पुनः सुन लेना कि हमारे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि पांचों परत कौन से भाग में पाई जाती हैं, कितने किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती हैं, इनकी ऊंचाई क्या होती है, कौन सी परत के अंदर क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, क्या लक्षण होते हैं। लेकिन अभी से तो आप सबको इसी प्रकार से याद करना है। कभी कभी हमसे वो पूछ लेता है कि बताइए वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, और याद रखना हम कभी कभी सही क्रम ही याद नहीं रख पाते। और जबकि यदि वो हमसे बात करता है कि सर सही क्रम, अब सही क्रम वो कैसे भी पूछ सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि आरोही क्रम भी पूछ सकता है, और हमसे वो अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। यदि हमसे वो चर्चा कर लेता है कि बताइए वायुमंडल की जो परत हैं इन परतों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों क्रम 2 प्रकार से चलते हैं, एक तो चलते हैं आरोही क्रम और एक चलता है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम की पहले चर्चा कर लेते हैं, इधर हम आपके सामने चर्चा कर देंगे अवरोही क्रम की। तो याद रखना कि जो आपका अवरोही क्रम होगा ना, उस अवरोही क्रम के अंतर्गत हमें चलना है नीचे से ऊपर की तरफ। अवरोही क्रम में किधर से किधर की तरफ चलना है, अवरोही क्रम में हमें चलना है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि अवरोही क्रम में नंबर 1 पर जो परत आएगी वो आएगी प्रिय विद्यार्थियों क्षोभ मंडल। क्या आएगी, क्षोभ मंडल आएगी। नंबर दूसरे स्थान पर कौन सी आएगी, तो याद रखना नंबर 2 पर आएगी समताप मंडल। नंबर 3 पर कौन सी आएगी, तो नंबर 3 पर अपन रखेंगे भैया मध्य मंडल को रखेंगे। नंबर 4 पर कौन सी रखेंगे, नंबर 4 पर हम रखेंगे आयन मंडल को। ठीक सर। और नंबर 5 जो अंतिम मंडल होगा उसे अपन सबसे अंत में रखेंगे, जिसका हम नाम लिख रहे हैं बहिर्मंडल। क्या नाम लिख रहे हैं, बहिर्मंडल। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो मैंने आपके सामने क्रम लिखा है
यह क्रम वायुमंडल की परतों का कौन सा क्रम है? तो याद रखना यह अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है यह अवरोही क्रम है। चर्चा करते हैं आरोही क्रम की, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें इनको उल्टा कर देना है। यानी कि अब हमें 5वें नंबर की जो परत है वह सबसे पहले लिख देनी है कि नंबर 1 पर जो आ जाएगा सर वो आ जाएगा बहिर्मंडल, नंबर 2 पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आयन मंडल, और नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे तो वही बीच वाली परत हो जाएगी जिसका नाम हो जाएगा कौन सा मंडल? आप कहोगे कि सर मध्य मंडल। नंबर 4 पर कौन सी रख देंगे? तो याद रखना नंबर 4 पर हम रख देंगे समताप मंडल, और नंबर 6 पर कौन सी रख देंगे? तो अंतिम जो 5 होगा, अंतिम जो परत होगी वहां पर अपन रख देंगे कौन सा मंडल? आप कहोगे कि सर क्षोभ मंडल। ये जो मैंने आपके सामने क्रम लिखा है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्रम कौन सा होगा? तो याद रखना कि ये जो क्रम है यह आरोही क्रम होगा। उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में बड़ा अच्छे तरीके से आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए 5 परतें बना दी हैं। इनकी मैंने आपके सामने गुणधर्म और हाइट की चर्चा नहीं की है, क्योंकि अभी हम आपके सामने चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें छोटी छोटी बातों को भी तो याद रखना है जो पेपरों में पूछी जाती हैं। तो याद रखना दोनों प्रकार से क्रम आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पर आपका अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में हम जो चले हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चले हैं, और इस प्रकार से यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम चले हैं, तो यह आपका कौन सा क्रम हो गया प्रिय विद्यार्थियों? यह आरोही क्रम हो गया। तो दोनों प्रकार के क्रम मैंने आपको बता दिए हैं कि एक जो हो गया वो तो हो गया आरोही क्रम, और दूसरा जो हो गया है वो हो गया प्रिय विद्यार्थियों कौन सा क्रम? आपका अवरोही क्रम। अगली चर्चा करते हैं कि सर हमें वहां पर दिक्कत आती है कि जब इन परतों का अंग्रेजी में नाम दे दिया जाता है। हिंदी में तो हम नाम इनके याद कर लेते हैं कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है, बीच में मध्य मंडल है, उससे ऊपर आयन मंडल है, और सबसे अंत में बाह्य मंडल या बहिर्मंडल है। लेकिन दिक्कत यानी कि परेशानी सर हमें जब आती है जब इनके अंग्रेजी में नाम दे दिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी में नाम जो है इनके बहुत आसान नाम हैं, ये भी आपको याद करने हैं। पेपरों में क्या करता है, कभी कभी वो हिंदी नाम देता ही नहीं, वो ये दे देता है कि बताइए सभी परतों का आरोही क्रम होगा, और सभी नाम अंग्रेजी में दे दिए जाते हैं। अब यदि वो नाम हिंदी में होते तब तो हमसे वो चाहे आरोही क्रम पूछ ले चाहे अवरोही क्रम पूछ ले, हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन उसने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए, डाउट में डालने के लिए उनके नाम हिंदी में देने के बजाय अंग्रेजी में दे दिए। अब हम सिर खुजाने लग गए कि पता नहीं कौन सा स्पेयर पहले आएगा, कौन सा स्पेयर बाद में आएगा, कौन सी को पहले रखें, कौन सी को बाद में रखें। और हमने इतनी मेहनत करके इस टॉपिक को पढ़ा, हमने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा तो वहां पर प्रश्न ही गलत हो गया। पूरे टॉपिक में से एक तो प्रश्न आया, इसको हमने 2 घंटे में जाकर के तैयार किया, और फिर भी वहां पर हम प्रश्न को छोड़ आए, तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या निकला? यही तो छोटी छोटी कमियां हमें परीक्षा के दौरान परेशान करती हैं। लेकिन टेंशन की आवश्यकता है नहीं, हम आपकी एक भी कमी को नहीं रहने देंगे, हर कमी को बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। देखिए मैं आपको अंग्रेजी में नाम बताता हूं, और आपको भी अंग्रेजी में नाम प्रिय विद्यार्थियों याद करने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सर जो सबसे पहली परत आती है क्षोभ मंडल, इसे किस नाम से जाने? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बताया है मैंने कि नंबर 1 जो परत है आपके सामने, इसको किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे ट्रोपोस्फियर के नाम से। कौन सी परत को? क्षोभ मंडल को। इसके बाद में दूसरी परत आती है, और दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। और प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, इस परत का जो हम नाम रखेंगे, यानी कि इस परत का जो अंग्रेजी में नाम है वो नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपको याद करने हैं, पेपरों में प्रश्न बढ़िया तरह से पूछे जाते हैं,
और वहां पर वो इनके अंग्रेजी नाम दे करके हमें अटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अटकेंगे नहीं। सबसे पहली परत कौन सी हो गई? ट्रोपोस्फीयर। दूसरी परत कौन सी हो गई सर? स्ट्रेटोस्फीयर। यानी कि समताप है तो से हमें से मिला देना है, यहाँ पर पूरा से है, यहाँ पर आधा से है, तो समताप का नाम क्या रख देंगे? स्ट्रेटोस्फीयर रख देंगे। इसके बाद में अगला जो मंडल आता है वो आता है आपका मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो नाम होता है वो होता है मेसोस्फीयर। क्या होता है? मेसोस्फीयर। कौन सी परत का नाम बताया है मैंने? मेसोस्फीयर। याद रखना, मध्य मंडल का नाम बताया है मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य में है, मध्य मंडल नाम रख देंगे। इसके बाद में अगला आता है प्रिय विद्यार्थियों आयन मंडल। और आयन मंडल का नाम तो आयन के जैसा ही है, आयनोस्फीयर। क्या नाम रखेंगे? आयनोस्फीयर। ये लो सर, ये आपका नाम हो गया कौन से मंडल का? आयन मंडल का नाम हो गया। और लास्ट एंड फाइनल जो मंडल बचा है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपका बचा है बाह्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। और इसका जो हम अंग्रेजी में नाम रखेंगे वो रखेंगे एक्सोस्फीयर। क्या नाम प्रिय विद्यार्थियों? एक्सोस्फीयर। ये लो सर, ये तो आपने बड़े आसानी से हमें याद करवा दिए। आयन है, आयन से आयन याद रखना है। मध्य मंडल में आगे में है, में से में को याद रखना है। समताप मंडल में से है, से से को याद रखना है। बचे कितने? दो। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर। लो सर, अंग्रेजी में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो वो हमारे लिए अंग्रेजी में नाम दे दे, चाहे वो हमें हिंदी में नाम दे दे, चाहे वो अवरोही क्रम पूछ ले, चाहे वो आरोही क्रम पूछ ले, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कैसे याद किया गुरुजी आपने? हमने ऐसे याद किया है कि हमारी जो परत है वायुमंडल की, उन्हें 5 भागों में बांट दिया। नंबर 1 पर क्षोभ मंडल है, नंबर 2 पर समताप मंडल है, नंबर 3 पर मध्य मंडल है, नंबर 4 पर आयन मंडल है और नंबर 5 पर बाह्य मंडल है। आरोही क्रम भी आपके सामने है, अवरोही क्रम भी आपके सामने वह है। अंग्रेजी में नाम हमने आपको लिखाई दिए हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आयन से आयन मिला देना है, मध्य से में मिला देना है, समताप में से को याद रखना है। 2 बच रहे हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर। टेंशन खत्म। अब यहां तक नोट कर लेते हैं। आइए मेरे साथ सभी नोट करने की शुरुआत कर दीजिए। जैसे जैसे मैं आपको नोट करवाता हूं वैसे वैसे आपको भी नोट करना है। लिखिए वायुमंडल में चलो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की, अब मेरे साथ लिखेंगे सभी, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। क्लियर है? अगली कंडीशन, आपको वही बातें लिखाई जाएंगी जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। अब कॉपी में इसलिए लिखना है, अब वैसे याद तो हमको हो ही जाता है एक बार में, लेकिन आगे जब कभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद हमारा पेपर नज़दीक आएगा तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने की दृष्टि से हम उसे तत्काल में याद कर सकते हैं। लिखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान
घटता है। नीचे लिख देना घटता कितना है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना बताया था, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी में नीचे ये भी लिख देना, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्लियर हुई ना? क्लियर है यहां तक सभी का, कोई दिक्कत नहीं है? आगे लिखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। और नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा थी, मैं आपके लिए देखो पहले सभी गैसों के बारे में पढ़ा चुका हूं कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। कितनी है, 78.08%। लिख दीजिए कोष्टक में 78.08%। इसके बाद में और लिख देना नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लिख देना इन सभी को कि ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.93% होती है। आर्गन कितनी होती है कि 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो लिख देना 0.03% होती है। क्लियर है ना? कितनी होती है, 0.03% होती है। आगे चलें, लिख लिया यहां तक सबने कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस है। कितनी होती है, 78.08%। अगले नंबर पर क्या लिख दिया हमने, ऑक्सीजन 20.93%। इसके बाद में ऑर्गन कितनी लिख दी है, 0.93%। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लिख देंगे, 0.03%। चले आगे, चलिए सर आगे देखो, वायुमंडल को 5 भागों में या 5 मंडलों में
विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। लिख दीजिए नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और नंबर 5 बहिर्मंडल। लिख दीजिए पांचों मंडलों के नाम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और प्रिय विद्यार्थियों बहिर्मंडल। अंग्रेजी में भी नाम इनके लिख देना। सबसे नीचे वाला, सॉरी ऊपर से लिख दीजिए, क्या नाम बताया था? ट्रोपोस्फियर, अगली कौन सी थी? अगली बताई थी समताप मंडल, इसका नाम था स्ट्रेटोस्फियर। नाम अंग्रेजी में भी याद होने चाहिए आपके लिए हर स्थिति में 100%। इसके बाद में अगली कौन सी बताई थी हमने आपके लिए? अगले मंडल का नाम था मध्य मंडल, इसका नाम बताया था मेसोस्फियर। इसके बाद में अगली कौन सी थी? आयन मंडल, आयनोस्फियर। इसके बाद में कौन सी थी लास्ट एंड फाइनल? बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल का क्या नाम बताया था? एक्सोस्फियर। ये नाम आपको ऐसे के ऐसे ही याद होने चाहिए भैया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, अंग्रेजी में भी नाम याद होने चाहिए। अगली कंडीशन क्या बनती है वो हमारी, मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो आपका आरोही क्रम और एक बनता है अवरोही क्रम। जो आपका आरोही क्रम है उस आरोही क्रम के अंतर्गत तो आपको क्या रखना है कि सर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसे तो हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आपका आरोही क्रम, याद रखना। और यदि हम गुरुजी ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इसे हम बोलेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलेंगे? इसे अवरोही क्रम बोलेंगे। लिखिए सभी पांचों परतों के नाम लिख दीजिए कि वायुमंडल की 5 परत कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। लिख लिया सबने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए पुनः क्या क्या बातें हुई हैं। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सभी मंडल हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। महाद्वीप भी पढ़ने हैं, महासागर भी पढ़ने हैं, इसे भी पढ़ना है। और ये जो बीच वाला भाग होगा यहाँ पर जीव जंतु वनस्पति होगी, इसे जैव मंडल बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसानी से सारी बातें हमारे समझ में आ रही हैं। आगे फिर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो आपका वायुमंडल है वो है क्या, कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। सबसे ज़्यादा को विशेषकर याद रखना नाइट्रोजन है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 78.08। इसके बाद में अगली आपकी प्राणवायु ऑक्सीजन है ही, इसके बाद में ऑर्गन है, इसके बाद में आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक सर,
इसके बाद में हम अगली चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत सर आपने ये कल हमें बता ही दिया था, फिर पुनः बोल रहा हूं कि पुराने लेक्चरों को एक बार जरूर देख लेना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और वहां से आरआरबी के अंदर विशेषकर एक प्रश्न आने की बहुत ज्यादा बात बनती है कि हो सकता है सर वहां से क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में। हमने आपके लिए वो सारी यानी कि सभी की सभी बातें वहां पर कंप्लीट करवा दी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी कंडीशन कहां पर होगी, क्या स्थिति होगी, एक बार उस वीडियो को आप जरूर, उसको तो क्या वैसे तो आपको सभी टॉपिक क्लियर करने हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, तो कुछ भी हो सर, क्योंकि हमारे सामने जो भी स्थिति हो उन सभी स्थितियों से गुजरना होता है, तब जाकर के हमें सफलता नाम की कोई चीज प्राप्त होती है। तैयारी तो लाखों की संख्या में करते हैं, लेकिन नौकरी हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कमी रह जाती है और हमें अपने अंदर की वो सारी कमियों को दूर करना है जिन कमियों को हम पुराने पेपरों में कर चुके हैं। उन कमियों की वजह से जहां पर हम अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, उन सभी कमियों को हमें दूर करना है और उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हर बिंदु को एक सटीक तरीके से पढ़ना होगा, सटीक नोट्स हमें बनाने होंगे, उचित टाइम टेबल के साथ हमें पढ़ाई करनी होगी। तो याद रखना कि ये जो मैंने कंडीशन बताई थी, 3 परतें बताई थी, अंदर जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाने पर तापमान कम हो रहा है। कितना? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगली हमने चर्चा क्या की थी? अगली हमारी चर्चा ये रही थी कि हमारी जो परत है उनको 5 भागों में हमने बांट दिया है, बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक सर, यहां से हमने आपके लिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है इसके बारे में सटीक जानकारी बता दी है कि आरोही क्रम किधर से किधर की तरफ होगा और अवरोही क्रम जो है वो किधर से किधर की तरफ होगा। अगली कंडीशन जो आती है, इनके अंग्रेजी के नामों को विशेष करके याद रखना है। यहां से पेपर में प्रश्न कहीं ना कहीं से 100% बन करके आता है और कंफ्यूज करने के लिए हमें वो अंग्रेजी में नाम दे देता है और हम हिंदी में नाम याद करके जाते हैं। तो पढ़ लिख करके हम जिस प्रश्न को गलत करें उस प्रश्न का सबसे ज्यादा दुख होता है। तो याद रखना कि अंग्रेजी के नाम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। क्लियर हैं? नीचे से ऊपर की तरफ यदि हम चलते हैं तो कि सर बिल्कुल क्लियर हैं कि क्षोभ मंडल का नाम ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल का नाम स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल का नाम मेसोस्फीयर, आयन मंडल का नाम आयनोस्फीयर, बाह्य मंडल का नाम होगा एक्सोस्फीयर। आरोही क्रम इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऊपर से यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं वो क्रम तो होगा आरोही क्रम, और यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन होगी अवरोही क्रम के। आगे फिर मैंने आपके लिए लिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ से आपको जो आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल के नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। समझने के टाइम पर केवल आपको समझना है और जब मैं लिखने की बोलूं तभी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूं आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना प्रिय विद्यार्थियों। अब मैंने आपसे यहाँ से आगे लिखने की बोला था, अब आपको लिखना है और जिस डायग्राम को मैं बनाने की कहूं वो डायग्राम भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। ये देखिए वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हो गई, ये कंडीशन होती है, इतने जाने पर इतना घटता है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी हैं। इससे आगे मैं आपके लिए 5 परतों की जानकारी दे देता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और मैं क्लियर करवाऊंगा कि कौन सी परत के क्या विशेषताएं होती हैं, कहां पर मौसमों से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, उल्कापिंड कहां पर घटित होते हैं, कितनी हाइट तक कौन सी परत पाई जाती है, कौन सी परत की हाइट गर्मियों में बढ़ती है सर्दियों में कम होती है, हवाई जहाज कहां पर उड़ाए जाते हैं, बादल कहां बनते हैं, बरसात कहां होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।